हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो सीक्वेंस है उसका नेक्स्ट पार्ट। बेसिकली हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजी। एज यू नो दैट यूपीएससी के एग्जाम में 20 to 30 क्वेश्चन 20 से 30 सवाल जो है वो इकोलॉजी और एनवायरमेंट के सेक्शन से आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं चुपचाप से ये कहता है कि आजकल तो अगर मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेगमेंट है। तो बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये माना जा रहा है और जाता भी है यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आपका बेसिकली जो हमारे पास है दैट इज वेटलैंड कंजर्वेशन। वेटलैंड कंजर्वेशन के अंडर में कौन कौन से प्लान आते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप जानते हो, रामसार कन्वेंशन। बहुत बच्चे थे बार बार बीच बीच में पूछते थे, सर रामसार कन्वेंशन का बताओ, रामसार कन्वेंशन का बताओ, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है उसका बताओ। तो आज सारी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी बच्चे हैं आपके साथ सभी के साथ उसमें क्या कर दो, आप शेयर कर दो ताकि बाकी बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास को जो सेशन को जो हमारे को वो लाइव जो है वो देख सके। जितने भी ग्रुप्स है यार सभी के पास इसको सेंड कर दो। तो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द पार्ट 6, दिस इज नॉट द पार्ट 5, दिस इज द पार्ट 6। अगर मैं बात करूं तो ये भाग नंबर 6 है हमारे जो पार्ट जो हम पढ़ रहे थे उसका भाग नंबर ये 6 आता है। भाग नंबर 6 किसका आता है दोस्तों आपका? दिस इज द पार्ट सिर्फ ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एज आई टोल्ड यू, वी ऑलरेडी डिस्कस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नाउ वी आर डिस्कसिंग द एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं वेटलैंड एस्चुरीज। वेटलैंड एंड एस्चुरीज इकोसिस्टम बात करें तो वेटलैंड कल हमने पढ़ लिया था क्या होता है। आज हम बात करेंगे वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, वेटलैंड कंजर्वेशन का क्या हिसाब किताब है वो डिस्कस करेंगे हम। जल्दी से बता देता हूं दोस्तों, ये कोर्स यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। और मैं बता दूं, सुमित 10 जो है ये मेरा कोड है, रेफरल कोड। इसका इस्तेमाल करके यू कैन अवेल एनी कोर्स ऑफ द अकेडमी। आप जितने भी अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब कोर्स होते हैं उसके ऊपर आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। जैसे यूपीएससी का 2 ईयर का जो प्रोग्राम है राइट नाउ, दिस इज अवेलेबल टू यू ऑन 52,000, बट बाय यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, 43,200 रुपए के अंदर ये पूरा का पूरा कोर्स जो आप ले सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे दोस्तों तो मेरा अकेडमी के ऊपर इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है जो 9 से लेकर 10 AM में मॉर्निंग के अंदर ये आपका कोर्स चलता है। ये कोर्स चलता है आपका मंडे टू फ्राइडे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी का कोर्स ये अभी सैटरडे संडे को चलेगा। सैटरडे संडे को ये कोर्स चलेगा। टाइमिंग रहेगी 7 to 9 PM। और इस कोर्स के बाद मैं आपको बारे में बता दूं, एक ही क्लास हुई है तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करोगे, आपको भी कोर्स मिलेगा। अभी मैं 15 से एक नया कोर्स, न्यू कोर्स लॉन्च करने वाला हूं आपका। उसके बाद इसी महीने की 25 से मेरा नेक्स्ट कोर्स लॉन्च हो जाएगा। तो यहां पर जबरदस्त तरीकों से धड़ाधड़ कोर्स आ रहे हैं दोस्तों। यहां पर्सनल गाइडेंस के साथ आप मेरे से पढ़ सकते हो। यहां पर मेहनत आपकी और जिम्मेदारी मेरी। सुमित 10 मेरा कोड है, इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप पूरी प्रोसेस के अंदर। हम बात करते हैं वेटलैंड। सबसे पहले मैं बता दूं वेटलैंड होता क्या, तो मैंने बताया था भाई ऐसा एरिया, दलदल जिसको बोलते हैं, ऐसा एरिया जो परमानेंटली या आपका सीजनली पानी से ढका हुआ हो, जहां पर वाटर लॉग सिचुएशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका वेटलैंड। वेटलैंड जो होता है बेसिकली इट इज ए ट्रांजिशनल जोन। इधर अगर मैं बात करता हूं वेटलैंड के इधर और इधर, तो एक ट्रांजिशनल जोन होता है। जैसे इधर होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, और यहां पर होता है हमारे पास दोस्तों एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच का होता है, दिस इज नोन एज द वेटलैंड। मतलब जब आप टेरेस्ट्रियल से जाते हो एक्वाटिक की तरफ तो वेटलैंड कहां पर आते हैं, आपके बीच के अंदर आते हैं। दैट्स व्हाई यहां पर इसकी भी स्पीसीज होती है और यहां पर इसकी भी स्पीसीज पाई जाती है। तो यहां पर स्पीसीज रिचनेस होती है। जो मैंने बताया था आपका स्पीसीज क्या होती है, रिचनेस। और स्पीसीज रिचनेस को हम क्या बोलते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। और ऐसे क्षेत्र को जहां जैव विविधता अचानक से अधिक हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है मेरे पास क्या, इकोटोन। तो दीज जोन आर नोन एज द इकोटोन। सो याद रखना वेटलैंड के जो जोन होते हैं दे आर द इकोटोन। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। फिर मैंने इसकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको, हमने डिस्कस किया था कि इसके जो प्लांट्स होते हैं दे आर हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट मतलब बहुत ज्यादा पानी में उग सकते हैं। देखो दीज आर द प्लांट्स व्हिच आर हाइड्रोफाइट्स। बहुत ज्यादा पानी की इनको क्या होती है दोस्तों, आदत होती है। और जो सॉइल होती है यहाँ पर वो हाइड्रिक सॉइल होती है, मतलब उनमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। आपने पूछा सर लेक में और वेटलैंड में क्या फर्क है। सर लेक में बताया मैंने, लेक जो होती है डीपर वाटर बॉडी होती है। ये नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम
अभियान जो होता है उसके तहत बताया गया है कि 3 मीटर से अधिक गहराई वाले खड़े पानी को हम क्या कहते हैं, आपका लेक कहते हैं। ये इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी टर्म्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस नहीं होती, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी नहीं होती यहाँ पर। लेकिन अगर मैं वेटलैंड की बात करूं, दे आर द शैलोअर वाटर बॉडी, ये उथला हुआ पानी का अंग होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये 3 मीटर से कम गहरा होता है, 3 मीटर से कम गहरा होता है और न्यूट्रिएंट बहुत ही रिच होता है। सो मैंने बताया जब न्यूट्रिएंट रिच होगा दैट मींस ये क्या होगा, यूट्रोप। तो ये तो होते हैं बेसिकली ओलिगोट्रॉपिक, मतलब कम न्यूट्रिएंट होता है, और ये होते हैं यूट्रोपिक, मतलब इनमें न्यूट्रिशन की मात्रा क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ईच हैज अबंडेंट ग्रोथ। यहां पर एक्वाटिक, यहां पर मैंने बताया था यहां पर एक्वाटिक वेजिटेशन नहीं होती, बट यहां पर एक्वाटिक जो वेजिटेशन है वो बहुत ज्यादा होती है। यहां पर जो मेन वेजिटेशन होती है दोस्तों वो क्या होती है आपका, दिस इज फाइटोप्लैंक्टन, बट यहां पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, दे आर द माइक्रोफाइट्स। दे आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी की कंजर्वेशन की तरफ से इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ो, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। आज किसी ने बकवास की तो कोई स्कोप नहीं है, गुंजाइश नहीं है, सीधा ब्लॉक करवाऊंगा मैं और कुछ नहीं होगा, ठीक है, सीधा ब्लॉक हो जाओगे। तो आज बढ़िया तरीके से पढ़ो, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ना मैं टाइम खराब करना चाहता, ना मैं किसी को खराब करने दूंगा। अगली हमने बात की थी दीज आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो लेक कैसे होती है दोस्तों, बहुत सारी प्रोसेस है, बट वेटलैंड जो बनती है वो किससे बनती है, फ्लूवियल प्रोसेस। फ्लूवियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू रिवर एक्शन, मतलब ये सारे के सारे किसकी वजह से बनता है, रिवर एक्शन की वजह से होता है। जितना काम यहां पर मैं 10 दिन में करा पाता हूं ना, प्लस में 1 दिन में करा देता हूं। और इसका मतलब वो नहीं वहां फास्ट कराता हूं, उसका मतलब वहां है ये है, वहां इतनी एफिशिएंसी होती है, बच्चे इतना कोऑपरेट करते हैं ना, 1 दिन के अंदर उतना काम हो जाता है। और एक एक बच्चे से पूछ सकते हो जो प्लस का है, बहुत सारे बच्चे होंगे दोस्तों यहाँ पर जो प्लस के, एक बार फीडबैक दो इनको यार, कितना जबरदस्त काम होता है। द रीजन इज वहां पर बच्चे बहुत ही यार बहुत मतलब हिसाब से चीजें करते हैं। वाटर टर्नओवर क्या है दोस्तों, यहाँ परमानेंट वाटर रहता है, यहाँ पर टेम्परेरी रहता है, सेमी पर। ऐसा नहीं बोल रहा है मैं आप लोग मेहनती नहीं हो, बट थोड़ा सपोर्ट भी करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं आपको 100% क्वालिफाई करोगे आप। वाटर लेवल यहाँ पर थोड़ा लेवल चेंज होता है लेक के अंदर, यहाँ ज्यादा होता है। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ नहीं होता। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कल मैंने बताया था क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगे, थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो तापमान का जो लेयर के हिसाब से अलग अलग लेयर में अलग अलग तापमान, तो हाँ लेक के अंदर होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें जो वर्टिकल मिक्सिंग, मतलब ऊपर का पानी नीचे और नीचे का पानी ऊपर, ये होती है किसकी वजह से होती है, दे आर थर्मली रेगुलेटेड बट दे आर द विंड रेगुलेटेड। डोमिनेंट प्रोड्यूसर यहाँ कौन सा होता है, फाइटोप्लैंक्टन, बट यहाँ पर कौन से होते हैं दोस्तों, माइक्रोफाइट्स। फूड चेन यहाँ पर ग्रेजिंग पाथवे होता है, मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जू प्लैंक्टन फिश, उसके बाद में क्या होती है बड़ी फिश, उसके बाद व्हेल मछली। यहाँ डेट्रिटस पाथ होता है, मतलब चीजें गलती हैं सड़ती, सैफ्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो यहाँ पर मेन जो है आपका होते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल बात करें तो माइक्रोबियल लूप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ होता है। प्रोडक्टिविटी यहाँ बहुत लो होती है, बट इन वेटलैंड प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई यहां पर डाइवर्सिटी भी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रॉपिक स्टेटस ये ओलिगोट्रॉपिक है, ये क्या होती है दोस्तों, मोस्टली यूट्रॉपिक होती है। इसके बाद ये फ्लड कंट्रोल में इनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता, बट दे हैव द सिग्निफिकेंट योगदान। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अब कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर ये आपका वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करती है, पानी की क्वालिटी को कैसे करती है, अच्छा साफ पानी कैसे प्रोवाइड करती है वेटलैंड। देखो वेटलैंड में खासियत होती है, यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेशन ऐसी होती है जो गंदे पानी से हार्मफुल पदार्थों को, हैवी मेटल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हैवी मेटल्स या कुछ भी अशुद्धियां होती है ना, कुछ भी जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका विघटन कर देता है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ वेजिटेशन स्पेशली ऐसी होती है जो पानी से जो गंदी चीजें होती हैं, पानी से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती है, एंड दैट्स व्हाई जो है वो सेफ रहती है ना। सो जनरली यहां पर बात करोगे तो आप क्या है, जनरली आपका यहां पर वाटर ट्रीटमेंट होता है, तो इसलिए अच्छी साफ वाटर क्वालिटी का ये पानी जो है ये प्रोवाइड आपको कराती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपका दोस्तों वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, यहां पर हमारा सिर्फ एक पर्पस होता है, मुझे लेक को मैनेज करना है। लेक को अगर मुझे लेक का मुझे प्रबंधन करना है तो मेरे दिमाग में ध्यान क्या रहेगा, मैं किसी इलाके में, आप कल को आईएएस ऑफिसर बन के जाते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई लेक है, तो लेक को कंजर्व करने के टाइम पर आपके दिमाग में पर्पस जो रहेगा वो क्या कहेगा कि कहीं लेक यूट्रोपिक ना हो जाए, मतलब इसमें न्यूट्रिएंट लेवल ज्यादा ना हो जाए। तो आप क्या करोगे कि न्यूट्रिएंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करोगे, किसके अंदर, आपका दोस्तों लेक के अंदर। लेकिन अगर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आपको करना है वेटलैंड के अंदर, तो आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा कि किसी स्पेसिफिक फंक्शन जो आपका पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्पेसिफिक फंक्शन, वहां पर आपको जैव विविधता को बचाना पड़ेगा। यहां पर आप बात करोगे यूट्रोपिकेशन ना हो जाए, वहां ऑलरेडी वो यूट्रोपिक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर आप क्या करोगे दोस्तों, उसका स्पेसिफिक आप क्या करने वाले, वहां पर कंजर्वेशन वहां पर करने वाले हो। वेटलैंड बहुत टाइप की होती थी, इनलैंड और कोस्टल। इनलैंड में मैंने बताया था जो जमीन के अंदर हो, कोस्टल जो
दोस्तों कोस्टल इलाकों में हो, इंडियन में नेचुरल भी होती है, ये सारे नेचुरल के थे, ये सारे मैनमेड थे, इधर भी नेचुरल है और इधर क्या है आपका दोस्तों मैनमेड भी था हमारे पास। फंक्शन ऑफ वेटलैंड, मैंने बताया था क्या फंक्शन होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करती हैं भैया, सब कुछ हमने पढ़ लिया था, ताजा पानी प्रोवाइड करती है, ये वो सब चीजें हमने देख ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सब पढ़ा था, तो ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। रीजन फॉर डिप्लीशन अब खत्म क्यों हो रही है दोस्तों, एक तो पॉल्यूशन बहुत एक्सेसिव हो रखा है, हमने मतलब तबाही मचा रखी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट तो वहां भेज देते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो घरेलू वेस्ट होता है तो वहां भेज देते हैं, एग्रीकल्चरल का रन ऑफ जो होता है, मतलब जो खाद हम डालते हैं उसका जो पानी बहके वो वेटलैंड के अंदर चला जाता है। तो अगर हम बात करें तो वेटलैंड को हमने डंपिंग साइट बना रखा है दोस्तों, कुछ भी हो चलो वेटलैंड में डाल दिया, कुछ भी हो चलो वेटलैंड। अब इनकी वैसे तो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है, ये रिसाइकिल करती रहती है, बट देयर कैपेसिटी इज लिमिटेड, और जितना हम इसके अंदर पॉल्यूटेंट लोड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना, दैट इज बियॉन्ड द लिमिटेशन, वो इनसे लिमिटेशन से क्या है दोस्तों बाहर है, जितना ये फिल्टर कर सकती, रिसाइकिल कर सकती ना, उनकी कैपेसिटी से बाहर है, क्षमता से बाहर डाल रहे हो आप इसमें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट डिक्रिएशन, डिफोरेस्टेशन, हम क्या कर रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, सो इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, वेटलैंड स्पीसीज के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड एनक्रोचमेंट बाय द पब्लिक एंड द माफिया। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पर, वहां पर पब्लिक और माफिया के द्वारा इस लैंड का एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, मतलब इस लैंड को हम क्या कर रहे हैं, जो वेटलैंड होता है ना उसको हम खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। 70% जो हमारा वेटलैंड होता है ना वो हमने राइस कल्टीवेशन के अंडर लिया। राइस क्या है, राइस चावल इज अ वाटर गेजलिंग क्रॉप, पानी जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा, चावल बहुत ज्यादा पानी उसको चाहिए, और वेटलैंड में तो पानी जमा हुआ होता है, चावल को क्या चाहिए, उसकी जड़ों में पानी खड़ा रहे, इसीलिए 70% ऑफ वेटलैंड जो है ना उनको हम किसके अंडर रखते हैं, आपका राइस कल्टीवेशन के, जो एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वेटलैंड। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ओवर फिशिंग और फिशिंग फार्मिंग, एक्वाकल्चर करते हैं, ओवर ग्रेजिंग ऑफ द मार्सी सॉइल, ये भी करते हैं, रिमूवल इनकी सैंड, मिट्टी हम खुदाई कर लेते हैं, मिट्टी निकाल लेते हैं यहां से हम, तो उससे भी दोस्तों यहां पर दिक्कतें होती हैं। तो ये सारे की सारी चीजें हैं जो बहुत दिक्कत है। मिटिगेशन कैसे इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, अगर आप वेटलैंड को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इसका नेगेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिमार्केट द वेटलैंड, आप वेटलैंड डिमार्केट कर दो, जैसे रामसार कन्वेंशन के अंदर में वेटलैंड को डिमार्केट कर दिया, भाई ये साइट रामसार साइट है, चिल्का साइट रामसार साइट है, किलाडो नेशनल पार्क रामसार साइट है, लोकतक नेशनल पार्क रामसार साइट है, ऐसे रामसार साइट बना दो। जब साइट आप डिमार्केट कर दोगे, आप जब एक साइट को आपने इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस का डिमार्केट कर दिया, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए प्रॉपर रूल बनाओ, प्रॉपर रेगुलेशन बनाओ, और जो भी उन रूल रेगुलेशन को वायलेट करता है उनको सजा दे दो, सीधी सी बात है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, प्रॉपर लॉ एनफोर्समेंट करो, वहां पर बहुत सारे चीजें हैं दोस्तों जिससे आप इन प्रभावों को क्या कर सकते हो, नकार सकते हो। प्रिवेंशन अनसस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड द कल्टीवेशन ऑफ द सेलफिश, और ये जो आ रखे हैं ना, ये आजकल एक्वाकल्चर जो हम फॉलो कर रहे हैं वहां पे, तो भैया ऐसा एक्वाकल्चर भी मत करो जो अनसस्टेनेबल हो, जिससे पूरा का पूरा वेटलैंड इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा हो, ऐसा एक्वाकल्चर भी किसी काम का नहीं है, तो मत करो वो। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल, जब भी आप किसी इंडस्ट्री का वेस्ट उसमें डालते तो पहले उसको ट्रीट करो। ट्रीट करने से क्या होगा, देखो ये टर्म मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, ट्रीट करोगे तो बीओडी कम हो जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होता है, जो डोमेस्टिक जो वाटर होता है हमारा, जो डोमेस्टिक सीवर वाटर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बैक्टीरिया क्या कर देता है दोस्तों, उनको डिग्रेड करता है, विघटित करता है, डिकम्पोज करता है, तो उस बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उस ऑर्गेनिक, उस जैविक पॉल्यूटेंट को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए उसको हम बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितनी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी उतनी ही उसके अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो घटेगी, क्योंकि बैक्टीरिया ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा जो पानी में घुली हुई है, जितना पानी में इस्तेमाल करेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होने लग जाएगी। समझ में आ रही है। तो बीओडी जो है हमने बताया था, ये वाटर की किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। बीओडी भी होता है हमारे पास, सीओडी भी होता है। सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए होता है दोस्तों। जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये नॉन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए भी होता है। दैट मींस इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजेशन है ना उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो भी क्या होती है, शामिल होती है। 1 मिनट का समय लो गाइस प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, एक बार इसको क्या कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। यूटिलाइजिंग वेटलैंड ऑन द सस्टेनेबल वे, और अच्छे से इस्तेमाल करो वेटलैंड का। यूं यार तुमने तबाही मचा रखी है, आतंक मचा रखा है, इनको मौका दो, बराबर ये रीजनरेट होती रहे, है ना। आर्टिफिशियल रीजनरेशन करो फॉर द क्विक रिकवरी, मतलब आप भी ऐसा कुछ करो ताकि जल्दी से रीजनरेट हो। आसपास पेड़ लगाओ, इनके अंदर जो वीड का मतलब होती है घास, जो बाहर से कई ऐसी घास होती है, जैसे देखो
इनको हम बोलते हैं फॉरेन एलिमेंट या एक्सोटिक स्पीसीज। कई स्पीसीज ऐसी होती है बाहर से आती है और वो इतनी ज्यादा फैलने लगती है ना कि वहां की जो जो वहां की एंडेमिक है ना, जो वहीं पर पैदा हो रखी थी, उसको भी भगा देती, खदेड़ देती है। कुछ लोग ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत में आए, भारत में आके रूल करने लगे, है ना। हिस्ट्री बहुत तगड़ी है आपकी, बहुत मजबूत है, इसलिए मैं हिस्ट्री में ज्यादा पूछता हूं। मैंने सुना है हिस्ट्री में आपने झंडे गाड़ दिए बहुत तगड़े, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं, कांग्रेस आपके साथ है। तो मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, सिंपली मैं बात कह रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, भारतीयों को ही खदेड़ ही दिया, रूल रेगुलेशन अपने हाथ में ले लिया, पूरा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। हुआ कि नहीं हुआ? तो वो क्या थे, वो बाहर से आए थे, दे आर एक्सोटिक स्पीसीज, और इंडिया वाले क्या थे, भारत के थे, दे आर एंडेमिक। तो जब भी ऐसा होता है तो कई ऐसे होते हैं कि जो बाहर से स्पीसीज आती है उसको बहुत फेवरेबल क्लाइमेट लगता है और अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कर देती है, एक्सपैंड कर देती है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां की जो हमारी एंडेमिक स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, पूरा वेटलैंड इकोसिस्टम तबाह हो सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको प्रिवेंट करना है दोस्तों, किसको, ठीक है, उसके बाद आपको प्रिवेंट करना है इन्वेजिव स्पीसीज को, एज आई टोल्ड यू, इन्वेजिव स्पीसीज उनको प्रिवेंट करना है। तो ये सारे काम जो है आपको करने हैं, करोगे सारे के सारे। मां कसम खाओ भाई जल्दी से, मां कसम मैं बहुत खिलाता हूं, कईयों को मां कसम से दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन मां कसम खाओ भाई, याद है कि नहीं है, ये सारे काम करोगे आप। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट, मिटिगेशन कर दिया खत्म, ठीक है। उसके बाद ये काम करो, सॉइल कंजर्वेशन मेथड लगाओ, ग्रेजिंग को करो यार, कंट्रोल करो, यूट्रिफिकेशन अबेटमेंट प्रोसेस वहां करो, है ना। बहुत सारी चीजें करो 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 करो, और सारे करोगे भी, आपने सबने बोला है। नाउ व्हाट आर द मेजर टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड? सर जी क्या ऐसे मेजर्स हैं जो हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेजर वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट द टू सेव द वेटलैंड्स? वेटलैंड को बनाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मेजर, देखो पहला रामसार कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों? रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, वेटलैंड के ऊपर रामसार कन्वेंशन है, पहली चीज। दूसरा रामसार साइट इन इंडिया, ये भी हम इसमें बात करेंगे, वैसे इसी का पार्ट है, ये कोई अलग से नहीं है। तीसरी अगर मैं बात करूं, देयर इज द थिंग दैट इज नोन एज द वेटलैंड इंटरनेशनल। और लास्ट में है आपका हमारा इंडिया का प्रोग्राम। देखो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर है, ठीक है, ये कहां है, इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर है ये तो। और ये कहां है सर जी, ये इंडिया लेवल पर है। तो ये कहां हो गया, रामसार साइट इससे रिलेटेड है, ये वेटलैंड एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो मेजर हो गया, एक तो रामसार कन्वेंशन, वेटलैंड कंजर्वेशन के अंदर में अगर कोई भी आपको पूछे कि बताओ वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, दो चीज उठा के मुंह पे मारना उसके, पहला है रामसार कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, और दूसरा क्या है दोस्तों, नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, एनडब्ल्यूसीपी। दिक्कत कोई, मां कसम खाओ, सभी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए यहां पे। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, देखो बुरा मत मानना, मेरी आदत है, मैं ऐसे मजाक में कह रहा हूं, कभी सर बोलोगे सर तो मां कसम कर रहे हैं, ठीक है। सो जिसकी भी मैं किसी की, मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं, इस क्लास का किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी मनुष्य या किसी धार्मिक संप्रदाय या धर्म आदि से कोई लेना देना नहीं है, सभी बातें काल्पनिक है। ये सभी मैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके ज्ञान बटोरने के लिए और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चीजें हो रही हैं, ताकि आपका मन यहां पर लगे रहे और आप यहां पर चैट बॉक्स में हीना, मीना, टीना, जतिन, अरुण, विशाल, सुमित, इनसे बातें आप ना करें, आपका ध्यान यहां रहे, इसीलिए जो है ये सारी प्रक्रियाएं मैं कर रहा हूं। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, मैं बात कर लेता हूं सर जी। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है ना, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी एनजीओ है, जिसका काम ही क्या है, टू सस्टेन एंड रिस्टोर द वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज फॉर द पीपल एंड बायोडायवर्सिटी। वेटलैंड अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ही दोस्तों क्या है कि जो हमारी जो वेटलैंड है इनको रिस्टोर करना, दोबारा से जीवित करना, पुनर्जीवित करना, ताकि वहां की बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्ट हो सके और वहां के लोगों के लिए जो रिसोर्स है जो हमें वेटलैंड से मिलते हैं, वो रिसोर्स उनको बराबर पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है, इट वर्क्स फ्रॉम द रेंजेस, जैसे बहुत सारे काम करती है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये क्या करती है दोस्तों, रिसर्च करती है ना। रिसर्च का मतलब आप लोग समझते हो, है ना। और उन रिसर्च को बाकी लोगों को भी बोलती है, बाकी सरकारों को भी बोलती है कि तुम भी, ये मैंने रिसर्च किया है और अब तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो, और मैंने ये रिसर्च में ये पाया है, मैंने ये बनाया है, तो आप भी मेरे साथ काम करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरे साथ इंटरनेशनल पॉलिसी बनाओ, और बहुत सारी चीजें जो है वो दोस्तों वो साथ में कर रही है। तो वेटलैंड इंटरनेशनल एक आपका क्या है, वैश्विक संगठन है, जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों को बनाए रखने, उनको बहाल रखने का काम कर रहा है। हिंदी वालों के चेहरे पे मैं एक अजीब सी खुशी देख सकता हूं, उनको लग रहा है सर आज तो हिंदी में भी है। हाँ, हिंदी में रोज ही होता है यार, आज के हिंदी में न्यारा है, कुछ अलग थोड़ी ना। हमारे हरियाणा में एक बात, आज कुछ न्यारा थोड़ी ना, रोजे होया करे होता है। वेटलैंड इंटरनेशनल का काम सरकारों, कॉर्पोरेट्स और अंतरराष्ट्रीय नीति मंचों और सम्मेलनों के साथ अनुसंधान, वकालत, ठीक है, सगाई नहीं है सर जी, सगाई की बात मत करो, यहां पर सभी बच्चे
का ध्यान भंग हो सकता है। काट दिया मैंने, ये लो, नाराज मत हो, गुस्सा मत करो, गुस्सा बाहर छोड़ के आओ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये देखो भारत का खुद का प्रोग्राम है ना भाई। ठीक है, रामसर कन्वेंशन तो भारत इंटरनेशनल प्रोग्राम है, लेकिन भारत को भी तो शर्म आती है भाई, इंडिया को भी तो शर्म आती है। हम अपनी वेटलैंड जो इतना रिच बायोलॉजिकल रिसोर्स है हमारे पास, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी तो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो हम कुछ करेंगे ना। क्या करेंगे हम? हवन थोड़ी ना करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है, इसके तहत कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे। क्या ये प्रोग्राम जो है ना, दिस प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर ऑफ 1985 एंड 1986। 1985 और 1986 के अंदर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर 115 वेटलैंड है जो आइडेंटिफाई की जा चुकी है भारत देश में। 115 वेटलैंड। कौन सी भाषा में बोल रहा हूं मैं दोस्तों? हिरांजन विश्वास, जल्दी बताओ मैं किस भाषा में बात कर रहा हूं? नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम 1985-86 में लागू किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत 115 वेटलैंड है भारत के अंदर में, जिनको आइडेंटिफाई किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, MOEF के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, जिनकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि उनको संरक्षित किया जाए और उनको मैनेज किया जाए। ठीक है, हाँ भाई, सख्त लोंडे बताओ कैसी चीज चल रही है? हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं? सर जी हिंदी में पढ़ा रहे हो। रवि सोलंकी की विशेष फरमाइश के ऊपर कह रहे हैं सर कि ज्योग्राफी का कुछ लेके आओ। सर ज्योग्राफी का मसाला तब आ पाएगा जब मैं इकोलॉजी को पूरा कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही हो? पहले मुझे इकोलॉजी खत्म करनी है, उसके बाद ज्योग्राफी की चटपटी बातों के साथ मैं आपके बीच में पधार सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द NWCP आर सेम दोज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन वेटलैंड। समझना, बात को ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, बात को समझो, सोचो, परखो और फिर बात करो। मैंने बोला दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, लेकिन वेटलैंड का हो रहा है दोस्तों डिस्ट्रक्शन। वेटलैंड आपने बर्बाद कर रखी है हम लोगों ने। कैसे बर्बाद कर रखी है वो भी हमने देख लिया भाई। वेटलैंड का हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन वो भी हमने देख लिया। अब भारत सरकार ने क्या किया है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, NWCP। 1985-86 में हम लेके आए थे इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के तहत भारत में हमने 115 वेटलैंड ऐसी हैं जो निर्धारित कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, याद रखना, MOEF ने 115 वेटलैंड। यहां से सवाल बहुत आता है कि NWCP के अंडर में सरकार, कौन सी सरकार क्या काम करती है, राज्य सरकार का क्या काम है, सेंटर सरकार का क्या काम है, मामला पैसा कौन देता है ना, पैसा कहां से आता है? आशीर्वाद सर की भाषा में पैसा नहीं, पैसा कहां से आता है? तो पैसा कहां से आएगा हम बताएंगे आपको, पैसा कैसे आएगा, है ना। सो अंडर दिस प्रोग्राम 115 वेटलैंड जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर की जा चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा। जिनको बहुत अर्जेंट जरूरत है उनको अभी बचाना चाहिए हमें, उनका हमें मैनेजमेंट करना है, बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। सो क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब बात करोगे सर ये 115 जो हमने छांटी है ना, ये कैसे छांटी है? इनके लिए कुछ क्राइटेरिया तो रखा है, क्राइटेरिया है, हाँ है क्राइटेरिया। और वो क्राइटेरिया कौन सा है दोस्तों? सेम क्राइटेरिया जिसके आधार पर हम रामसार कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड को छांटते हैं। जो वेटलैंड हम रामसार कन्वेंशन में जिस प्रकार से छांटते हैं उसी प्रकार से हम यहां भी उनको क्या करते हैं दोस्तों, डिसाइड करते हैं। बात आ रही समझ में आपको? ठीक है, चल। इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडलाइन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। ये मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। सर जी केंद्र सरकार के जिम्मा मध्य जिम्मा है, पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा मामला केंद्र सरकार के अंडर में आता है, सारा का सारा कोऑर्डिनेशन वेटलैंड का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो आपका उसके लिए वो पैसा भी देती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या? वित्तीय सहायता, हिंदी में बोलूं तो पैसा भी देती है। पैसे के साथ साथ वहां पर टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाता है ना। स्टेट गवर्नमेंट को सारी चीज दी जाती है। सिंस द लैंड, अब लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जमीन तो हमारी है, तो भाई जमीन हमारी है तो इंप्लीमेंट करो भाई। लो सही से समझाता हूं इस बात को, देखो टेंशन मत लो, दोबारा समझाऊंगा, टेंशन एकदम लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई, कोई बात नहीं। एम क्या है सर, इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी में देख लो सारे के सारे, है ना। हिंदी में क्या कह रहा है? NWCP वर्ष 1985-86 में लागू किया था। कार्यक्रम के तहत MOEF के द्वारा 115 आर्द्र भूमि की पहचान की गई है जिसमें तत्काल संरक्षण का प्रबंधन, हस्तक्षेप की आवश्यकता है। NWCPC के तहत राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की पहचान करने के लिए मानदंड वही है जो वेटलैंड को रामसार कन्वेंशन के तहत निर्धारित है। आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के समग्र संबंध के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है।
समझ में आ रही बात आपको? भाई राज्य सरकार को दिशा निर्देश भी देती है, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है। चूंकि भूमि संसाधन राज्य के पास में होता है और इसीलिए राज्य जो है वो भी उसके अंदर क्या करता है, सारा कामकाज जो है वो राज्य सरकार ही देखता है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार के पास ही होता है। ठीक है। एम क्या है दोस्तों, उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य की बात करेंगे। उद्देश्य है कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड। हम पूरी इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि हम किस प्रकार से वेटलैंड को कंजर्व करेंगे, है ना। कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड टू प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन। एक तो वेटलैंड का ऑलरेडी डिग्रेडेशन हो रखा है। हिरांजन विश्वास रुक जाओ भाई, पढ़ाई में ध्यान दो, स्वाहा मत करो, यहां आहुति देने थोड़ी ना रखे हम। बड़ा ध्यान है कमल, आज पंडित जी बना दिया मेरे को। कंजर्वेशन ऑफ द वेटलैंड इज प्रिवेंशन। क्यों करते हैं हम दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? एनडब्ल्यूसीपी का उद्देश्य क्या है भैया? जो वेटलैंड ऑलरेडी डिग्रेड हो चुकी है ना, उनका वाइज यूज करो ताकि कम्युनिटी के लिए वो बेनिफिट हो सके, उनकी बेनिफिट, उनकी बायोडाइवर्सिटी आप क्या कर सको, कंजर्व कर सको, उनकी जैव विविधता को संरक्षित कर सको। ये सारे काम करो ना फिर, हाँ करो ना। आर्द्र भूमि का संरक्षण उनके आगे की गिरावट को रोकने के लिए और स्थानीय समुदायों के लाभ और जैव विविधता के समग्र संरक्षण के लिए उनकी बुद्धिमान उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए होता है। नहीं आई बात समझ में आपको? सीलू बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं? शुभम खुश आईएएस, आपको पूरा समझ में आ गया मुझे पता है। सर मेरे पेरेंट्स सुनेंगे तो बोलेंगे कौन मंत्र पढ़ा रहा है। मंत्र नहीं, उनको बोलो कि कुछ कुछ चीजें ऐसी ही करनी होती है, वो तभी याद हो पाती हैं। दिस इज ट्रिक। कैसे भी कुछ भी कह सकते हो यार, है ना। चलिए आगे बढ़ूं। अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स अभी ऐसा बोलते हैं और जब आप तुम लिखते हो कुछ कुछ कि हेलो शीलू, ना सॉरी, हेलो रीना कैसी हो, हेलो बबीता नहा के आई हो कि नहीं नहा के आई हो, हेलो, तब नहीं कहते कोई कुछ भी, हाँ तब थोड़ी ना देखते हैं। लेकिन हाँ ऐसे बोल दिया सर ऐसे मत करो वरना हमारे घर वाले देख लेंगे, हमें पिटाई कर देंगे, है ना। ये चीज तब नहीं देखते जब तुम पूछते रहते हो एक दूसरे से कि कैसे हो, हाय बाय, है ना। चैट बॉक्स में एक अलग ही दुनिया बसी हुई होती है ना, एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड बसा हुआ है। चलो खैर कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास, हमारा तो यही नारा है ना। जन जीवन हमारा है, हमारा भी यही नारा है, सबका साथ सभी को है, क्योंकि हर एक बच्चा यहाँ पर कुंवारा है। चलो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, है ना। कभी कभी देखो मैं शायरी भी कह देता हूँ, आदाब आदाब, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन में आदमी और क्या करेगा, है ना। मैं भी एकांतवास में मैं भी फ्रस्ट्रेट हूं और मैं भी सारी आपके साथ में जो भड़ास है वो निकाल देता हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। टू ले डाउन द पॉलिसी गाइडलाइन फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स। आराम से बात करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि किस प्रकार से हमें पॉलिसी गाइडलाइन बनानी है, किसके लिए, कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ द वेटलैंड्स, ताकि हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर पाए, उनको संरक्षित कर पाए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, किसका, एनसीडब्ल्यूपी का, या सॉरी एनडब्ल्यूसीपी का, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। दूसरा है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अंडरटेकिंग इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर। ये भी काम है हमारा कि हमें वित्तीय सहायता देनी है। वित्तीय सहायता किसके लिए देनी है, ताकि जो ये है इनको कंजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम को मॉनिटर भी करना है दोस्तों, हमें ध्यान भी रखना है प्रोग्राम सही से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। टू प्रिपेयर एन इन्वेंट्री ऑफ इंडियन वेटलैंड, भारत के जितने भी वेटलैंड है ना उनकी एक इन्वेंट्री भी हमें बनानी है, मतलब लिस्ट बनानी है हमें कितनी वेटलैंड है भारत के अंदर। सारे काम तो करते हैं हम। वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतिगत दिशा निर्देश को जारी करना, गहन संरक्षण उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कार्यक्रम को क्रियान्वयन की निगरानी करना और भारतीय आर्द्र भूमि की एक सूची तैयार करना। ठीक है, समझ में आ रही बात। सक्सेसफुल लाइफ पीडीएफ का भी कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो पीडीएफ के ऊपर, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझने पे ध्यान दो। इधर ध्यान दो। अब देखो, अब ये जो मैंने पूरा बताया ना नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, अब ऐसे समझ में नहीं आया आपको। देखो अभी मेरा एक नया मेथड है जिससे समझाऊंगा। देखो क्या होगा ना, पता है आपको। आप सोचोगे सर किस गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। देखो भारत के अंदर में अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर कुछ क्या है दोस्तों, राज्य है, और कुछ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उनके ऊपर एक और सरकार है जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, है ना। लेकिन
जो आप ये बात सोच के देखो, जो वेटलैंड होंगी, ये वेटलैंड क्या होंगी, या तो किसी स्टेट के अंदर होगी या किसके अंदर होगी दोस्तों, आपका किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर होगी, है ना। तो या तो इसका जो जिम्मा है वो उस राज्य के हिसाब से हाथ में होगा, या इसका जिम्मा किसके हाथ में होगा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के हाथ में होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं रोल क्या है केंद्र का और राज्यों का, रोल क्या है इसके अंदर। कौन कहेगा कि ये एक वेटलैंड है। हम बात क्या कर रहे हैं, हम नेशनल एनएटीआई नेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड यहां पर हम देखना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस, जो राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, उन वेटलैंड को हम यहां सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो कैसे हम उनकी पहचान करेंगे, कौन करेगा और किसका क्या क्या काम होगा, यही तो बता रहा हूं। देखो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो एक फाइल तैयार करेगी। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो एक फाइल तैयार करे, एक लिस्ट बनाए कि सर ये मेरे को यहां पर चाहिए, ये वेटलैंड मेरे को चाहिए, ये साइट है इसको मैं वेटलैंड बनाना चाहता हूं, वगैरह वगैरह जितनी भी बात है ना। एक राज्य के अंदर उनको लग रहा है कि हाँ ये इलाका वेटलैंड के अंदर रखा जा सकता है अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, मैंने बताया ना एनडब्ल्यूसीपी। इसके अंदर 115 साइट ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, दाखिल कर चुके हैं। अब मान लो योगी आदित्यनाथ को लगा कि 2 साइट मुझे और ऐड करा देनी चाहिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्या करेगा भाई, ये अपनी बैठ के एक बढ़िया सी फाइल बनवाएगा, मस्त सी फाइल बनाई इसने, ठीक है। और इसके बाद में ये फाइल जो है यहां पर भेज दी जाएगी। देखो क्या हुआ है, इन्होंने फाइल बनाई है, किसने बनाई है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक फाइल बनाई है। स्टेट गवर्नमेंट ने फाइल बनाकर किसके पास भेज दी है दोस्तों, इधर। इधर कौन बैठा है, मोदी बाबा, नमो जय हो, नमो के पास, मतलब केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार इसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करेगी, है ना। भाई इनका काम हो गया, इन्होंने बोला कि हमारी 2 नई साइट को ऐड कर दो, है ना। इन्होंने अपना पूरा सर्वे वर्वे रिपोर्ट करके एक फाइल बना के यहां पर इन्होंने फाइल बनाई, और वो फाइल जो थी वो हमने भिजवा दी किसके पास, इधर। इधर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास आ गई। अब केंद्र सरकार क्या करेगी, इसकी संपूर्ण जांच करेगी कि मुद्दा क्या है ना। पूरी जांच की इन्होंने, जांच करने के बाद ये इन साइटों को देखेगी कि अप्रूवल देना है या नहीं देना, इनको मान्यता देनी है या नहीं देनी। अप्रूवल के बाद में भैया ऐसे ही थोड़ी ना प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम को चलाने के लिए माल भी तो देना पड़ेगा, पैसा भी तो देना पड़ेगा। अब ये पैसा कहां से आएगा, वर्ल्ड बैंक तो देगा नहीं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी की वाइफ वर्ल्ड बैंक में है ना, यहां पर इन दोनों में से, क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे लीडर जो है महान, इनने शादी ही नहीं की है। एक बात समझ में आ गई आपको। तो ऐसा है नहीं कि पैसा वर्ल्ड बैंक से आ जाएगा, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ेगा, है ना। डोंट टेक इट एज ऑफेंस यार, सिर्फ मैं चीजों को थोड़ा सा लाइट करने के लिए चीजें बता रहा हूं। भैया इन्होंने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बन के इधर गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, उसके बाद में भैया अप्रूवल दे दिया मोदी साहब ने। अब मोदी साहब का मतलब है केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। मोदी साहब ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है भैया। उसके बाद पैसा भी देना पड़ेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे दी। फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाद क्या होगा, टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी। भाई टेक्निकल एक्सपर्टाइज इनके पास तो नहीं होगी ना, लेकिन केंद्र सरकार में जो अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बैठे हैं, जो केंद्र सरकार के पैसों में जो रिसर्च कर रहे हैं, तो वो टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी देंगे अपनी। फिर इनके जो मैन पावर होगी, भाई वेटलैंड ऐसे ही थोड़ी ना प्रोटेक्ट होगी, उनके लिए जो मैन पावर है, जो लोग वहां पर लगे होंगे, उनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग दी जाएगी यहां पर, कौन देगा, केंद्र सरकार। अब ये कह रहा है कि सब कुछ तुम कर रहे हो, भैया जमीन तो हमारी है। लेकिन जमीन तो सही बात है, जमीन किसकी है, जमीन तो हमारी है। तो मोदी जी ने आराम से कह दिया हाँ जी करो, तो फिर देखभाल तुम करो इसकी। हम तो सिर्फ अप्रूवल देंगे, हम सिर्फ पैसा देंगे, हम सिर्फ अप्रूवल देंगे, हम सिर्फ पैसा देंगे, हम सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज देंगे, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, देखभाल तुम्हें ही करनी है भैया। सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। यहां पर हम तो सिर्फ काम करेंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, पैसा देंगे तुमको, ट्रेनिंग देंगे तुमको, बाकी जो काम है वो तुम्हारा ही है। मतलब एनडब्ल्यूसीपी के तहत जो साइट रखी जाती है, बाद में उनकी देखभाल करना वो स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। कितने लोगों को समझ में आया, मां कसम खा के बताना है आप लोगों को, मतलब नॉर्मल यार, सीरियस मत लो उसको। रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया। अब देखो वो ही है रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम देखती है जो वेटलैंड संरक्षण के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला देखोगे तो क्या, देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता। दूसरा है टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करेगी। तीसरा भाई डिटेल में गाइडलाइन देगी। चौथा क्या करेगी दोस्तों, इवैल्यूएशन एंड इंटरवेंशन जो करेगी वो काम करेगी। ये सारा का सारा किसका रोल है दोस्तों, केंद्र सरकार का। देख सकते हो हिंदी भाषा में मैंने एकदम चटपटा आपके लिए रखा है यहाँ पर। उर्दू में 2-3 बार इसमें माशाअल्लाह लगा देना, कार्यक्रम की माशाअल्लाह अनुमोदित करना इसी का काम है। पंजाबी में 2-3 बार चंगा चंगा जोड़ देना, इसमें काम हो जाएगा, ठीक है।
ये बात करते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? मैंने बताया ना, सिंस द लैंड रिसोर्स जो है ना, दे बिलोंग्स टू द स्टेट। भाई लैंड, भूमि तो स्टेट की है ना, तो ये सारा का सारा इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। सो जो वेटलैंड्स होती है उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो होती है वो जिम्मेदार होती है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। यहां से यूपीएससी के अंदर सीधा सवाल आ भी चुका है, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्राइटेरिया जो है ना दोस्तों, वो रामसार के लिए भी सेम होगा, रामसार कन्वेंशन के लिए भी सेम होगा, और जो हमारा एनडब्ल्यूसी है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, किस आधार पे मैं एक इलाके को वेटलैंड डिक्लेयर करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं इसलिए नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट, मैं अपने मन से बता रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से सवाल जो है आपके वो यूपीएससी में आ भी चुके हैं, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से सवाल बनता है। पहली बात, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर एनडब्ल्यूसीपी, मतलब जो क्राइटेरिया एनडब्ल्यूसी के अंदर, जो मापदंड, जो मानदंड एनडब्ल्यूसीपी के अंदर होते हैं ना, वही सेम किसके अंदर होते हैं? रामसार कन्वेंशन के। तो दोनों के क्राइटेरिया सेम है, तो पढ़ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, करीबन करीबन 9 से 10 क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया नंबर 1, if it contains a representative, rare or unique example of the natural or near natural wetland type found within the appropriate biogeographic region, अगर वो साइट जो है बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, बहुत यूनिक, ऐसे तो बहुत सारी साइट है भाई, दलदल तो बहुत पड़ी हुई है, दलदल तो बहुत है हमारे पास, लेकिन ये वाली जो वेटलैंड है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है दोस्तों, किसका? नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड्स का। तो हम इसको किसके अंडर में रख देंगे? वेटलैंड, मतलब बहुत यूनिक होनी चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? यूनिक हो, रेयर हो, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, या इसके अंदर एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज जो इसको सपोर्ट। अब ये कहां से आएगी सर? क्रिटिकली एंडेंजर्ड और डेंजर्ड कहां से बताएंगे? ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट, रेड बुक डेटा, ठीक है, जो हम कहां पर पढ़ेंगे? आपका रेड बुक डेटा, ये हम पढ़ेंगे आगे बायोडायवर्सिटी के अंदर। तो इफ इट सपोर्ट द वल्नरेबल, एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, तो भी इसका नाम आएगा। तीसरी बात कब आएगा दोस्तों? इफ इट सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन। तीसरी बात क्या है दोस्तों? अगर ये एक ऐसे प्लांट को या ऐसे एनिमल, मतलब जीव की स्पीसीज को सपोर्ट कर रहा है जो उस इलाके की बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला समझ में आया कि बहुत रेयर साइट है। दूसरा समझ में आया आपको कि किसी भी एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या नियरली थ्रेटेंड स्पीसीज को वो क्या करता हो? सपोर्ट करता हो। चौथा क्या है दोस्तों? तीसरा क्या है हमारे पास? यहां पर कुछ ऐसा प्लांट या कोई ऐसा जीव हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उस बायोलॉजिकल, उस एरिया के बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तो भी इसको इंपॉर्टेंट रख देंगे। और चौथा क्या है? इफ इट सपोर्ट द प्लांट और एनिमल स्पीसीज एट अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ, अगर ये जो वेटलैंड है ये किसी भी पौधे को ऐसे टाइम पर, किसी भी जीव को, किसी भी स्पीसीज को ऐसे टाइम पर सपोर्ट कर रही है जब उसको बहुत जरूरत है, लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव के ऊपर उसकी क्या कर रही है? सहायता। देखो, ओल्ड एज पेंशन क्यों बनाई जाती है? सरकार जो है गरीबों को पेंशन देती है, विधवाओं को पेंशन देती है ना, इससे वो विधवाओं की मसीहा बन जाती है सरकार, है ना। तो बेसिकली क्या है दोस्तों, ये क्यों दिया जाता है, ये काम क्यों किया जाता है? ताकि सरकार उनको क्या कर सके? सपोर्ट कर सके एट अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ देयर लाइफ। इसी प्रकार से यदि कोई वेटलैंड किसी भी प्रजाति को अगर एक क्रिटिकल स्टेज के ऊपर क्या कर रही है? उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं दोस्तों? उसको हम बोलने वाले हैं क्रिटिकल स्टेज के ऊपर, तो उसको हम बोलेंगे आपका वेटलैंड ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आपको हिंदी में बताना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। रामसार कन्वेंशन और उसके अंदर, दोनों के अंदर सेम है। पहला क्या है दोस्तों? यदि उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्रभूमि एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है, दुर्लभ है, यह अद्वितीय उदाहरण है, तो मान लेंगे। दूसरा कह रहा है कि यदि वह कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का समर्थन करती है, तो यदि वो किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों या पशु प्रजाति की आबादी का समर्थन करती है, तो भी कहेंगे। यदि वह किसी जीवन चक्र में एक
महत्वपूर्ण स्तर पर पौधे या पशु प्रजातियों का समर्थन करती है और उनकी शरण देने के लिए अनुकूल होती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेशनल वेटलैंड बोल देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यूपीएससी में से। अगर मैं आपको बताऊं तो इन 2017 के अंदर सवाल आया, 2014 के अंदर यहां से सवाल आया, 2014 और 2017 देख लेना, दोनों टाइम यहां से सवाल आपका पूछा गया है। क्राइटेरिया नंबर 5, अब देखो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये वाटर बर्ड के ऊपर है। कितने बच्चों को जो मॉर्निंग करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, सबको पता है कि ये जो वेटलैंड्स होती है ना, इनके अंदर माइग्रेटरी बर्ड्स आती रहती हैं, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड कहीं कहीं से ना आती रहती है इनके अंदर, तो वाटर बर्ड, उन माइग्रेटरी बर्ड की क्राइटेरिया के आधार पर भी हम एक वेटलैंड को इंटरनेशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर देते हैं। क्राइटेरिया नंबर 5, अगर ये रेगुलरली 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट करती हो, ये पूछा गया था, ये स्टेटमेंट सीधी दी गई थी। अगर 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट करता है वो, तो वो क्या होगा दोस्तों, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड होगी। या इफ इट रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ द वाटर बर्ड्स, या पूरी जो वाटर बर्ड स्पीसीज है ना, उसमें से उस पूरी वाटर बर्ड स्पीसीज की यदि 1% इंडिविजुअल को, मान लो कोई वाटर स्पीसीज है जिसमें 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 है, 100 है, और उसमें से अगर ये 1% को भी सपोर्ट कर रही है, तो क्या होगा, ये आपकी जो होगी इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट वेटलैंड होगी, ठीक है। ये रहा दोनों के दोनों, हिंदी में दोनों को आप देख सकते हो। अगली है वाटर स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द वाटर बर्ड्स, नहीं होगा, अब यहां पर फिश आएगी। दिस इज नॉट ऑन द वाटर बर्ड, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिश। फिश मतलब समझते हो ना, मछली, मैं मछली, छह छतरी, ल लड़की और लड़की के ऊपर ई इमली की मात्रा, बड़ी इमली, मछली, ऐसे लिखते हैं इसको। क्राइटेरिया नंबर 7 क्या, इफ इट सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिजिनस फिश। इंडिजिनस मतलब समझते हो, वहीं की होनी चाहिए, बाहर से नहीं होनी चाहिए, विदेशी मछली नहीं होनी चाहिए, उसी की मछली होनी चाहिए। इफ इट सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिजिनस फिश, सब स्पीसीज और फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेज, स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड पॉपुलेशन दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द वेटलैंड, मतलब यार कुछ मछलियों को भी ये सहायता प्रदान करती हूँ। इफ इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिशेज, यदि वो मछलियों के लिए खाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो। स्पाविंग ग्राउंड्स, मतलब वहां पर जाकर वो आपका ब्रीडिंग करती हो। नर्सरी हो और मिटिगेशन पाथ हो, जहां पर फिश स्टॉक हो, ये सारी की सारी चीजें हो, तो उनको हम क्या कह देंगे, वेटलैंड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया वाटर बर्ड्स के आधार पे, दोबारा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक दिस, ये 7वां 8वां, कोई बात नहीं, ये 7वां 8वां दोबारा आ गया, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। यदि वो स्वदेशी मछली, उप प्रजातियों, प्रजातियों या परिवार, जीवन इतिहास के चरणों, प्रजातियों की बातचीत और या आबादी का एक महत्वपूर्ण अनुपात को समर्थन करती है, तो जो आर्द्र भूमि के लाभों या मूल्यों का प्रतिनिधित्व है और जिससे वैश्विक जीवता विविधता में योगदान होगा, तो अगर ऐसा है तो ये लंबी जोड़ी बात है, लेकिन मतलब आप याद रखो भाई, मछली को सपोर्ट कर रही है या मछली को के लिए इंपॉर्टेंट फूड ग्राउंड है, तो भी होगा, है ना। अब यह है वाटर लाइफ और कल्चर के आधार पर। वाटर लाइफ समझते हो, पानी में जीवन, ठीक है, बेस्ड ऑन द वाटर, जो पानी में जीवन है और जीवन से जुड़ी हुई जो कल्चर हमारा संस्कृति है, उससे भी अगर संबंधित है ना, तो भी इसको हम वेटलैंड कर देते हैं, यदि वह खाद्य या जल संसाधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भाई मनुष्य के लिए पानी या फूड का अगर वो इंपॉर्टेंट सोर्स है, इफ इट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फूड एंड वाटर रिसोर्स, इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटी फॉर रिक्रिएशन एंड इको टूरिज्म, इंप्रूव्ड साइंस वैल्यूज, सिनिक वैल्यू एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, कंजर्वेशन एंड द कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिक और रिलीजियस साइट, या तो हिस्टोरिकल हो, रिलीजियस हो, ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल हो जाए, है ना, या तो हम उसको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल बना दे, या हम उस पे अंदर क्या कर दे कि वो बेहतर प्राकृतिक मूल्य हो, वहां पर बहुत अच्छा साइंटिफिक सीनिक वैल्यू हो वहां पर, है ना। तो ऐसी अगर चीजें हैं तो भी हम उसको क्या कर देंगे। सो दीज आर द 9 क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन विच हम किसी भी एरिया को क्या करते हैं दोस्तों, हम उस एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, ये नेशनल लेवल तक की थी। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पर कौन है दोस्तों, रामसार कन्वेंशन। रामसार बेसिकली एक जगह है, कहां पर है पता है आपको, ईरान के अंदर। तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे, दुनिया के शाने शाने लोग जो थे मेरे जैसे, जिनको बायोडाइवर्सिटी का ज्ञान था, सारे लोग बैठे, मिले, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बातचीत क्या की, उन्होंने कहा कि यार ये वेटलैंड तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, एक कन्वेंशन, एक संधि बनाई, और उसी को नाम दिया गया क्या, रामसार कन्वेंशन। रामसार नाम क्यों दिया, बिकॉज ये रामसार, ईरान में एक जगह थी रामसार, वहां पर बैठ के इसको साइन की गई थी, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड द रामसार कन्वेंशन। द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड साइंड इन द रामसार, ईरान, ऑन द 2 Feb 1971। इस संधि को कहां पर साइन किया गया दोस्तों, रामसार के अंदर। कब किया गया, 2 फरवरी 1971। इसीलिए 2 फरवरी को, 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, वेटलैंड डे।
हम दुनिया में 2 फरवरी को क्या जानते हैं? वेटलैंड डे। इट इज नेम्ड आफ्टर द हिस्टोरिक सिटी ऑफ रामसार, रामसार के नाम पर इसको रखा गया जो ईरान के अंदर है। 2 फरवरी जो है उसको हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं, हिंदी में भी आगे चिंता मत करो। ये क्या है दोस्तों? ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारे देशों ने यहाँ पर मिलकर 171 देश है जिन्होंने मिलकर इस ट्रीटी पर, इस कन्वेंशन पर के सिग्नेटरी है, विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन। इसके द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर एक्शन लिए जाते हैं, इंटरनेशनल सहयोग दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज। किसके लिए दोस्तों? फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, ताकि ये जो नेचुरल रिसोर्स है इनका वाइज रूप से अच्छे तरीके से क्या किया जा सके? आपका इस्तेमाल किया जा सके। वर्तमान में मैंने बताया कुल मिला के कितनी है? 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है इसकी, जिसके अंदर लगभग 2000 हमने डेजिग्नेटेड साइट हैं, जो लगभग देख लो इतने हेक्टेयर एरिया के अंदर ये क्या हुई है दोस्तों? फैली हुई है, जिसके अंदर रामसार वेटलैंड के अंदर में। बात आई समझ में भैया? रामसार वेटलैंड, रामसार एक ईरान में जगह है, वहां पर एक मल्टी गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन हुई बहुत सारे देशों के बीच में, और उसको नाम दिया गया रामसार ट्रीटी, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो ये 2 फरवरी को ये साइन हुई थी, वर्ल्ड वेटलैंड डे उसी दिन हम यहाँ पर मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में उसको मनाते हैं। अभी वर्तमान में 171 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हैं, जिसके ऊपर लगभग 2000 साइट्स हमने यहाँ पे डेजिग्नेट कर रखी है, जो ऑलमोस्ट इतना एरिया आपका क्या करती है? कवर करती है। रामसार कन्वेंशन जो है ना, इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी डीलिंग विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। दुनिया में एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो सिर्फ एक ही प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र से संबंध रखती है, रामसार कन्वेंशन, सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड से। ऐसी कोई और कन्वेंशन नहीं है जो सिर्फ एस्चुरी से या कोरल रीफ से या लेक से, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर उससे संबंध रखती हो। लेकिन रामसार कन्वेंशन इज द ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी विच डील्स विद अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। ये एकमात्र ऐसी है जो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से क्या करती है? डील करती है, संबंध रखती है। बात समझ में आई आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहां से। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहते हैं इसको, रामसार कन्वेंशन को ना हम कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड भी कहते हैं, याद रखना इसको। ये ईरान में एक रामसार शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया था, 2 फरवरी को होता है, तो उसको हम वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं हम, है ना। ये अंतर सरकारी संधि है जो वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। वर्तमान में 171 आपकी साइट है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 2000 से अधिक नामित स्थल हैं। रामसार कन्वेंशन एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक पर्यावरण संधि है। अरे आज तो खुश हो हिंदी वाले। सर जी बहुत परेशान हूं। किसमें परेशान हो? देखते हैं ऊपर चलो। आप परेशान हैं किस चीज को लेकर? सर मैं बहुत परेशान हूं। परेशान तो मैं भी हूं यार, किस किस को बताऊं मैं। सब्जेक्ट को लेकर प्लीज हेल्प मी। हेल्प ही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं? आरवाई सर आपकी हेल्प ही कर रहा हूं मैं, आरवाई बिल्कुल हेल्प कर रहा हूं। बाकी कोई हेल्प आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, खत्म हो जाए तो बाबा का प्रसाद वहीं पर दूंगा मैं आपको। ठीक है, गुफा वाले बाबा का प्रसाद मिल जाएगा। टेंशन मत लो यार, टेंशन में जिंदगी खराब हो जाएगी यार, मर जाएंगे यार। लाइफ बहुत छोटी है, टेंशन लेने की नहीं। उसको चैलेंजेस जो है ना वो आपको जीना सिखाते हैं। मैं तो एक बात बता रहा हूं, जिंदगी में चैलेंजेस ना हो। मेरा एक दोस्त है, मैं कई बार बता चुका हूं, हबीबी 69, क्या नाम बोल रहा हूं मैं, याद रखना उसको। हबीबी 69 वैसे तो पागल आदमी है वो, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी काम की बात कह दी मेरे को एक दिन। क्या कह दी पता है आपको? हबीबी 69 सेज दैट कि अगर लाइफ में चैलेंज ना हो ना, हर दिन एक नया चैलेंज ना, लाइफ बोर लगने लगती है यार। होता रहना चाहिए, चैलेंज आते रहने चाहिए। आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आज मम्मी ने पकड़ के पेल दिया आपको, मन नहीं, मतलब चैलेंजेस हैं ये। ठीक है, आज गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया आपको, ठीक है, ये चैलेंजेस है। कल आपको कोई और प्रॉब्लम हो गई, दीज आर चैलेंजेस, इनको ओवरकम करो। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? यहां पर है मेरा गोल, तो ये छोटी मोटी चीजें मुझे नहीं दिख रही भैया, मुझे यहां जाना है। समझ में आ रही बात आपको? ये टारगेट है, यहां जाना है सर मुझे। छोटी मोटी चीज तो होती रहेगी, कब तक मानूं, कब तक इन चीजों को लेके मैं बैठा रहूं, रोता रहूं। सब्जेक्ट में मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट जैसा भी हो, कैसा भी हो, फाड़ देंगे भैया। सब्जेक्ट को ऐसे ना तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका जीएस का, ये मत सोचना कि चौधरी साहब ओनली टेक्स ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड इकोलॉजी। चौधरी साहब इज एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अपने तरीके से मैं हर सब्जेक्ट को समझता हूं। मेरे पास हर सब्जेक्ट की एक विशेष चाबी है, जिससे वो ताला अच्छे से खुलता है।
बता रहा हूं मैं आपको, मेरे पास हर ताले को खोलने के लिए एक अलग चाबी मैं रखता हूं। आपको हिरांजन विश्वास जानते हैं, पूछ लेना। नूर जहां भी इस बात को जानती है, एक बार पूछ लेना उनसे। रौनक व्यास भी इस बात को जानते हैं, हर ताले के लिए मेरे पास एक अलग से चाबी है। तो मैं ऑलराउंडर हूं, ऐसी बात मत सुनना, टेंशन मत लो। कुलजिंदर कौर बिल्कुल टेंशन लेते नहीं सर, बट हो जाती है। कोई बात नहीं, होगी टेंशन, टेंशन होने के लिए होती है, आने दो ना, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। आप फील मत करो। आप देखो, टेंशन पता कब होगी, टेंशन क्यों आती है, जब अपने आप को आप असमर्थ समझने लग जाओ। भाई टेंशन में इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही, सपोज मेरे को इस सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं आपको ट्रस्ट में यार, आप लोग सोचोगे कि सर कैसी कैसी बात कर रहे हैं। मैं जब पढ़ने बैठता 2014 में मैंने तैयारी शुरू की थी, ठीक है, 2014 मैंने पेपर दिया था, 2013 में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी। मैं आपको गारंटी यकीन दिला रहा हूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता तो आज मैं पढ़ा रहा हूं यार, सोचो। मैं, आप लोग तो यार पढ़ने वाले बच्चे हो भैया, मैं ना प्रिंट मॉडलिंग करता था, मैं मॉडलिंग में था, मैं मॉडल था, मेरे को ना कोई लेना देना नहीं था पढ़ाई से, लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने जिंदगी में एक बात सोची थी सर जी, हिरांजन, मैंने एक बात सोचा था, जिंदगी में कुछ भी बनूंगा, मास्टर नहीं बनूंगा, और आज देखो मास्टर बन के तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं, ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है पता है, लाइफ में प्रॉब्लम कब होती है, एंजाइटी कब आती है, परेशान कब होते हो आप, परेशान हम तब होते हैं जब हमें पता चले कि समस्या का समाधान नहीं है मेरे पास, जब आप उस समस्या से हार जाओ, और समस्या से हारने वालों के लिए मैदान नहीं है दोस्ती, ये तो उनके लिए है जो समस्या के साथ में सींग फंसा के खड़ा हो जाए। समस्या, सींग तोड़ दो समस्या के। मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉब्लम जो आपके अंदर आती है ना, निराशा, उस दिन आनी बंद हो जाएगी जिस दिन आपको भरोसा हो जाएगा अपने आप पे, क्योंकि निराशा तो उसी से आती है ना। सोचो, कोई काम है आपके पास हो जाए, कि आपको कोई काम बताया जाए कि कल ये काम करना है, और आपको पता है कर दूंगा, परेशान होगे नहीं होगे, लेकिन आपको पता है ये काम मेरे से नहीं होने वाला। अब नहीं होने वाला ऐसा तो कोई काम नहीं, बट आपको मन में भरोसा नहीं है, आपको नहीं लगता कि मेरे से हो जाएगा, तो आप परेशान हो जाते हो, आप निराश हो जाते हो, आप नाराज होते हो। तो करना क्या है, आपको करना है अपने मन का जो विश्वास है ना, उसको मजबूत करो। मैं बार बार बोलता हूं, जिनको अपने पे भरोसा नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर बात घुमा के, क्योंकि हर बात का समाधान वही है। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा, आपको खुद पे बोलना पड़ेगा कि प्राउड ऑफ यू माय बॉय। आपको खुद पर घमंड होना चाहिए, आपको घमंड नहीं, आपको खुद पर प्राउड होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तभी आप जिंदगी को आगे बढ़ा पाओगे। देखो बहुत सारे दोस्त तो है, वो जो है शिवानी, ये क्या मतलब है, मतलब आप नाम लेने के, बताओ शिवानी गुप्ता, एक बार सारे नाम ले दो भैया, शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता, एक बार सारे सारे नाम लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो शिवानी गुप्ता, शिवानी गुप्ता, दो दो बार लिखेंगे सारे के सारे। सभी बच्चों से मेरा विशेष आग्रह है, एक बार लिखो, है ना। यहां इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है, नाम की बात चली जा रही है। ब्लॉक करो, आपकी बार ये इमोजी साइन दिया ना आपने, गुस्से वाला, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। चलो, रामसार कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, अरे भैया कहां गया स्टाइलर, ये रहा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आई बात, परेशान मत हो। आपके जो ये समस्याएं है ना, इनके लिए रात का शो लेके आया हूं मैं, द सुमित सर शो, क्वेश्चन आंसर विद सुमित सर, वहां पर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर चैलेंजेस क्या है, मेजर ऑब्लिगेशन ऑफ द कंट्रीज, जो रामसार कन्वेंशन की सिग्नेटरी है ना, जल्दी से यार खत्म करते हैं, नीरज सर की क्लास शुरू होने वाली है। डेजिग्नेट वेटलैंड फॉर इंक्लूजन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कौन कौन सी है, ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। हर देश को क्या करना है, अपनी वहां से एक लिस्ट बना के देनी है कि ये लिस्ट है मेरी, वेटलैंड जो इंपॉर्टेंट है, जिसको इंटरनेशनल उसमें रख सकते हो आप, है ना भैया। उनका वाइज यूज प्रमोट करना है आपको, ये भी काम करना है। प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, भाई दुनिया भर में आपका वैश्विक स्तर पर आपको प्रमोशन देना है, कोऑपरेशन देना है, ताकि वेटलैंड को आप प्रोटेक्ट कर पाओ। जो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है, जो एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में होती है, उनको प्रोटेक्ट कर पाओ। आपको वेटलैंड रिजर्व क्रिएट करना है, ये सारे काम आपको दोस्तों यहां पर करने हैं, ठीक है। हिंदी में देखो, अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड की आपको सूची तैयार करनी है, ताकि उसको वैश्विक सूची में शामिल किया जा सके। जहां तक संभव हो प्रचार करें कि अपने क्षेत्र में आर्द्र भूमि का बुद्धिमान से आप उपयोग करो, और ये सबके लिए, आपके लिए भी है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दो, और विशेष रूप से जो बाउंड्री वेटलैंड होती है ना, जहां पर साझा जल प्रणाली और साझा प्रजातियों के संबंध में, उनके ऊपर आपका सहयोग अधिक होना चाहिए। वेटलैंड रिजर्व आपको बनाने चाहिए। ये किनके लिए दोस्तों, ये उनके लिए है जो इसकी सिग्नेटरी है। और वर्तमान में कितने सिग्नेटरी हैं इसके, 171, 171 देश हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं। अब आता है सर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है। देखो, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, एक रजिस्टर है, ठीक है। और इस रजिस्टर में क्या काम करते हैं सर, इसमें हम अटेंडेंस लेते हैं। इस रजिस्टर में हम रामसार साइट जो है ना, हमारी जितनी भी वर्ल्ड की जो रामसार साइट है ना, रामसार साइट होगी। अब इन रामसार साइट में जिनकी हालत खराब है,
है ना। हालत खराब है, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा, कुछ भी कारण रहा हो। जिनकी हालत खराब है मतलब जिनको बहुत तुरंत जरूरत है इलाज की, बहुत ही ज्यादा, उनको एक अलग से रजिस्टर में लिख दिया जाता है जिनका नाम है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। इसका फायदा क्या होता है, अगर उसको एक अलग रजिस्टर में डाल दिया जाता है तो लोगों का वहां ध्यान जाता है, सरकार का वहां ध्यान जाता है, सरकार फिर उसको पर्टिकुलर उस रजिस्टर से बाहर निकालने के लिए सरकार क्या करती है, काम कर की जाती है, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकार की क्या होगी, आलोचना होगी, है ना। तो मोंटेक्स्यू रिकॉर्ड क्या है, बेसिकली इट इज अ प्रिंसिपल टूल अंडर द रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन के अंडर में एक प्रिंसिपल टूल है मोंटेक्स रिकॉर्ड। बस भाई 5 मिनट लेंगे यार, 5 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा। मोंटेक्स रिकॉर्ड जो है रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मैंने बताया ना, ये एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट साइट का एक रजिस्टर है। ऐसी साइट जहां पर चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव बीन अकर्ड, जहां पर जो उनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर है ना उसमें चेंज या तो हो रहा है या हो चुका है, और ऐसो को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की सहायता से पॉल्यूशन को और अदर ह्यूमन इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने के लिए ना उनको हम किसके अंदर रख देते हैं, मोंटेक्स्यू रिकॉर्ड के अंदर रख देते हैं। ये रामसार लिस्ट के तहत ही मेंटेन किया जाता है। नहीं आई बात समझ में, मैंने बताया भारत के अंदर में, अभी मैं बताऊंगा, भारत के अंदर में कुल मिला के 37 लिस्ट है, अभी 37 साइट है रामसार के अंडर में, और इनके अंदर से 2 अभी भी मोंटेक्स रिकॉर्ड में रखी गई है। तो मोंटेक्स रिकॉर्ड रामसार लिस्ट के अंदर ही मेंटेन किया जाता है। जिस साइट की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, बहुत खस्ता हो जाती है, उसको उठा के मोंटेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। और मोंटेक्स रिकॉर्ड में रखने का फायदा क्या होगा, सरकार का उसके प्रति ध्यान जाएगा और सरकार उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे कदम उठाएगी। ये रहा इसका काम, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में रामसार कन्वेंशन के तहत है, सब चीज आपको समझ में आ गई। अभी अभी भारत में अगर मैं रामसार साइट की बात करूं तो 10 नई रामसार साइट इसमें जोड़ी गई है। पहले कितनी थी, 27, 10 और जोड़ दी तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 7। इंपॉर्टेंट डेटा है, कब की बात है, देखो ये 28 जनवरी की, मैंने आपका करंट अफेयर में भी कवर किया था। 28 जनवरी को भारत में 10 नई रामसार साइट को जोड़ा गया है। टोटल रामसार साइट कितनी होगी अब, 37। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी साइट है जिनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर रखा गया है, ठीक है। नीरज सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, बस 2 मिनट के अंदर रैप अप कर रहा हूं मैं इसको। चिल्का लेक हमने बनाई थी 1993 में, इसके अंडर रखा था क्योंकि उसके अंदर सिल्टेशन होने लग गया था, बहुत सारा जमाव। बाद में इसको रिमूव कर दिया हमने, 2002 के अंदर इसको वहां से हटा दिया। उसके बाद लोकतक लेक जो है मणिपुर के अंदर, उसको 1993 में हमने रखा, ठीक है। लेकिन ये लेक अभी भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर है क्योंकि हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एक और लेक है हमारी जिसको हमने बोला किलाडो नेशनल पार्क, ये राजस्थान के अंदर है, 1990 के अंदर, उसको भी हमने किसके अंदर रखा था, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर कौन सी साइट गई हमारी, किलाडो नेशनल पार्क। उसके बाद कौन सी गई, चिल्का, और फिर लोकतक लेक। लोकतक, चिल्का लेक तो बाहर हो चुकी है, चिल्का लेक पे हमने बहुत अच्छा काम किया और चिल्का लेक को हमने मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से बाहर ले लिया, और इसीलिए जो चिल्का लेक अथॉरिटी है उसको रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था, है ना। बाकी किलाडो नेशनल पार्क है, 2002 में इसको हटाया गया तो इसको इनाम भी दे दिया गया। किलाडो नेशनल पार्क और लोकतक लेक ये अभी भी उसी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर में इनको रखा गया है। दोस्तों वेटलैंड इकोसिस्टम कंप्लीट होता है, आपको मेरे साथ, आपको मैं चाहता हूं आप मेरे साथ जुड़े, मेरे साथ एक्टिव रहे सोशल मीडिया पर। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है sumit.rathi03, यहां पर जुड़िए। फेसबुक पर मैं लाइव आने वाला हूं बहुत जल्द, है ना, फेसबुक और इंस्टा पर, तो यहां पर मेरे को फॉलो कर लो फटाफट से। ये मेरी फेसबुक पर्सनल आईडी है, ये मेरा आपका आईडी है किसका, ईमेल आईडी, जहां पर आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो रिगार्डिंग अनअकैडमी और नॉन अकैडमी, प्लस और नॉन प्लस सब्सक्रिप्शन। ये यार मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं मॉर्निंग करंट अफेयर और जो हमारी क्विज होती है उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। यहां पर ये जो बच्चे हैं जो हमारे साथ, मेरे साथ बेसिकली स्पेशल मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, मेरे साथ मेरे गाइडेंस में जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बात खत्म, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, वो इस ऐप को इंस्टॉल करो। यहां पर प्लस लिखा होगा, प्लस में जाओ, प्लस में जाके गोल चूज करो यूपीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही जाओगे ना, भगवान कसम ये खुलेगा, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12, हमें तो सर 24 का लेना है क्योंकि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 92,000 की जगह कितने में, अभी 52,000 रुपए में, बहुत अच्छा है। और यहां रेफरल कोड में ना आगे चलोगे ना, कंटिन्यू करो, रेफरल कोड में चौधरी साहब का कोड इस्तेमाल करो, सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो। सुमित 10 जैसे आपने इस्तेमाल कर दिया ना, अब इसमें सारे कोर्स कर सकते हो आप, आशीर्वाद सर का, नीरज सर का, जितने भी कोर्स है सब लाइव अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुमित 10 आप इस्तेमाल करो, आपका ये जो है कितना हो जाएगा 43,200, और आप मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर क्या करोगे, काम करोगे। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेस क्लास, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड मे बी आज रात 12 बजे हम क्लास ले सकते हैं, तो स्टे ट्यून विद द चैनल, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।